So let's start with the index analysis quickly. So I'm just changing my screen a little bit. Give me a second. एंड इन केस इन बिटवीन अगर मेरी वॉइस और कुछ डिसरप्ट हो जाए प्लीज लेट मी नो, जैसे लास्ट सेशन में हुई थी एक दो बार. सो आई वुड स्टार्ट विथ निफ्टी. निफ्टी पे मैं स्टार्ट करूंगा. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट वीक का ये एक तरह से कंटिन्यूएशन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो निफ्टी में लास्ट वीक जब अपने लोग बात कर रहे थे तो अपने लोग इस पॉइंट पे थे जहां पे ये ट्रायंगल बना रहा था, तोड़ा नहीं था तब तक. सो ये ट्रायंगल से निफ्टी नीचे गिरी, जो मंडे का सेशन था बहुत खराब सेशन था टू बी ऑनेस्ट. और बहुत सारे शेयर्स के अंदर में जो हुआ सो हुआ, बट निफ्टी इटसेल्फ ब्रोक दिस सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ जो ये 13749 वाला था. उस ट्रायंगल से बाहर निकला, नीचे गया एंड इट सीम्ड कि करेक्शन वापस आएगी. इट हैज गॉट नेगेटेड क्वाइट अ लॉट इन द लास्ट 3 सेशंस में बढ़ी है. बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ इस रैली के बारे में. क्यों कन्विंस नहीं हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पोजीशंस अपनी लाइट कर ली है. मैं क्यों कन्विंस नहीं हूँ उसका मैं 2 रीजन दूंगा. वन इज, अगर आप लोग वापस जो अप बार्स देखोगे, इट हैज स्टिल नॉट क्रॉस दिस लेवल जो लास्ट टाइम ये बना के जा चुका था. इसको मैं आपको निफ्टी फ्यूचर जो जनवरी वाला फ्यूचर है उसके चार्ट पे दिखाऊंगा, विच इज अ 5 मिनट चार्ट. या सो ये 5 मिनट चार्ट है निफ्टी जनवरी फ्यूचर का. अगर आप उसमें देखोगे, दिस वाज द लेवल फ्रॉम विच ये 50 रुपए के प्रीमियम पे रहता है हमेशा निफ्टी के. तो हमेशा नहीं, मतलब अभी है 50 रुपए के एवरेज प्रीमियम पे. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज द लेवल विच गॉट ब्रोकन. 13,850 के आसपास था ये लेवल. वहां से जो ब्रेक करके गया, बहुत हेवी वॉल्यूम्स के साथ नीचे में गया. उसके बाद जो अप ट्रेंड हुआ, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा निबल अब ऊपर जाता चला गया, ऊपर जाता चला गया और कम वॉल्यूम्स के साथ गया. लास्ट में वॉल्यूम्स अभी लास्ट सेशन में पिक की थी, जो लास्ट सेशन हुआ था. अभी उन लेवल्स पे है जहां पे इसको रेजिस्टेंस 2 बार मिला था. निफ्टी फ्यूचर के 5 मिनट चार्ट को जहां पे रेजिस्टेंस मिला था, अभी उसके आसपास है. सेकंड, इसमें ये होता है कि जो अभी एफ तो एबसेंट है ज्यादातर. अभी मेनली डी मार्केट में थोड़े बहुत है और बाकी रिटेल इन्वेस्टर और एच मिले. पर जो मेन एफ जो पैसा आता है या डायरेक्शन आता है, वो अभी मिसिंग है. अभी कुछ एक चीजें पुश होगी, बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट 6-7 डेज नहीं हो, 4 तारीख के पहले नहीं हो. बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एज अ ट्रेडर मैं ये देखूंगा मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है. अगर मैं रिवॉर्ड देखूं, थोड़ा सा अपसाइड में कैप लगता है. मुझे नहीं लगता है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट अप की तरफ बहुत ज्यादा आने की गुंजाइश है. इवन मुझे यहाँ पे भी नहीं लगता था और मुझे अभी यहाँ पे भी नहीं लग रहा है. डाउन साइड में अगर गिरता है तो मार्केट इज क्वाइट हेवी एंड लेस ऑफ शॉर्ट्स आर देयर. मार्केट में जब शॉर्ट्स कम होते हैं वो थोड़ा अनहेल्दी मार्केट हो जाता है. दैट इज व्हाट माय ओपिनियन ऑलवेज हैज बीन, कि जब मार्केट में शॉर्ट्स को घुसने का मौका ही बीच बीच में नहीं मिलता, तो जो पर्जिंग बीच बीच में होती है वो हो नहीं पाती. एंड दैट इज वेयर द मार्केट्स हैज अ टेंडेंसी कि जब वो रिएक्ट करता है डाउन साइड में, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जो इस समय हुआ भी था ये वाला मूवमेंट अगर आप देखोगे. एंड देयर माइट बी अ चांस कि ये वापस रिपीट हो जाए आफ्टर इट goes a little up, यहाँ से थोड़ा सा 100 पॉइंट और भी मूव कर जाए. there is a chance. So that is why I want to be very careful in my position sizing and what kind of stocks I am entering. I am not saying कि अंदर जाना ही नहीं है, बट एज अ ट्रेडर मेरे को लगता है कि मैं अभी निफ्टी फ्यूचर में अगर काम करूंगा तो मैं ज्यादा सेफ हूँ. वहां पे मैं थोड़े थोड़े स्टॉप लॉसेस के साथ निकल जाऊंगा, रेदर देन गोइंग ऑल आउट एंड गेटिंग इनटू इक्विटीज और बहुत सारे कैश शेयर्स लेके बैठ जाऊं, क्योंकि कैश शेयर से निकलना अभी इस टाइम में मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वुड बी वेरी सेलेक्टिव विद द काइंड ऑफ स्टॉक्स आई विल गेट इनटू. थोड़े थोड़े फार्मा शेयर्स में, जैसे मैं अभी नेक्स्ट जो आपको बताने वाला हूँ, उनमें मैं एंटर भी करूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं एंटर नहीं करूंगा, उनमें मैं भी एंटर करूंगा, बट बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ करूंगा. और अगर कोई भी नेगेटिव मूवमेंट मुझे दिखा, मैं वापस एग्जिट करूंगा, थोड़ा लॉसेस भी चाहे मेरे को हो जाए. सो दिस इज माय इंटायर रीडिंग ऑफ निफ्टी, बिकॉज निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में अभी भी वो बुलिशनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही. और सेकंड जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है वो ये कि यहाँ पे खोने को ज्यादा है, पाने को थोड़ा कम लग रहा है. सो लेट्स सी, अगर ये डिसाइसिवली 13,900 को क्रॉस कर जाता है देन, और क्लोजिंग दे देता है, देन मे बी एक बहुत तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ आए. बट अभी जो थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम होती जा रही है वो एक ही प्रॉब्लम होती जा रही है जो लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस की थी, कि शॉर्ट्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट. उनको कोई जगह ही नहीं मिल रही घुसने की. और वो नहीं होने से एक मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल हो जा रहा है. प्लेयर एक ही टाइप का घुसते जा रहे हैं, लास्ट में जब वो अनवाइंड करेगा किसी को मौका नहीं देगा निकलने का. दैट इज वेयर दैट एग्जिट रूट विल बिकम डिफिकल्ट.
विशाल भाई, मैं हाँ एक चीज अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना हाँ हाँ चाहूंगा। श्योर। मार्केट जब भी कोई एक पर्टिकुलर किसी फिगर को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो उससे पहले मार्केट एक 3-4 बार अच्छे कप्स लेती है। हम्म अब वो जो पर्टिकुलर फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिगर्स हैं 11,000, 12,000, 13,000, 14,000। तो जैसे जैसे हम लोग 14,000 के पास जाते जा रहे हैं, ये हिकअप्स आते रहेंगे। और मेरा राइट। ये मानना है कि जैसे ही अगर निफ्टी, आप जो बोलोगे 13,900 के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश बनेंगे या इस टाइप से, तो मुझे ये लगता है कि वहां पे तो हिकअप्स और आएंगे। मेरा राइट। ये एक्सपीरियंस यही बोलता है। आप देखोगे ना, कभी भी तो मार्केट ने जब भी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तोड़ा है, तो उससे पहले अच्छे खासे हिकअप्स लिए। राइट वन राइट राइट दैट आई सेकेंड एग्री। सेकेंड सेकेंड बैंक निफ्टी की मैं लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन कर रहा था। तो बैंक निफ्टी अभी भी वो मोमेंटम शो नहीं कर रही है, नहीं अभी तक हालांकि शो वो नहीं निफ्टी के करेगी। साथ साथ मूव ले रही है। और एक बात और मैं आपको ऐड करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स अगर कोई एक नया हाई बनाते हैं कभी भी, मान लीजिए निफ्टी ने नया हाई बनाया है और सेंसेक्स ने नहीं बनाया, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि सेंसेक्स नया हाई बनाएगा ही बनाएगा। अब नहीं बनाएगा, 1 महीने बाद बनाएगा, लेकिन बनाएगा। सेम वे बैंक निफ्टी उसको जरूर फॉलो करता है। अभी ओके। तक अगर हम देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स ने नए हाई बना दिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई नहीं बनाया है। राइट। बैंक निफ्टी जरूर बनाएगी नया हाई, ये मेरा ऐसा मानना है, लेकिन उससे पहले हिकअप्स लेगी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स क्रिएट होंगे जैसा आप बता रहे हैं, और वहां से फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, वही जो देखिए। मार्केट की रैली बनेगी। देखिए मेरे आर्ग्यूमेंट उससे नहीं है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, दैट इज अ वेरी, मतलब देखिए मैं उसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ कंप्लीटली, मैं खुद भी मानता हूँ। कोई भी जी डायरेक्शन में कभी भी एक तरफ नहीं रहता कि हाँ ये ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम जी। आई हैव इज विद द एंटायर स्ट्रक्चर द वे इट इज गोइंग। ये जो राइट। स्ट्रक्चर है इसमें मुझे राइट एंट्री पॉइंट्स नहीं मिल रहे। अगर आप जैसे बोल रहे हो या तो टाइम स्पेंड कर दे या थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो क्या होगा, जी। एक वो हेल्थ जो होती है वो मेंटेन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जो राइट। ये जो गिरा है ना मार्केट, इससे मार्केट की हाँ जी। हेल्थ काफी इंप्रूव हुई है। आप बोलोगे कि गिरने से कैसे हेल्थ इंप्रूव होती है, इसमें क्या होता है, वीक पोजीशंस निकल जाती है, खाली स्ट्रॉन्ग पोजीशन राइट। रहती है। तो अपने को राइट। समझ में आ जाता है कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग आदमी लोग इसको ऊपर ले जा रहे हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिटेल के पैसे से चला जा रहा है, डीआईआई के पैसे, तो ऑल्दो डीआईआई तो निकाल रही है थोड़ा थोड़ा करके, डीआईआई से जा रहा है, एफआईआई इसमें डाल रहा है, कि मतलब ये हॉट मनी है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मनी है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शनल मूव है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर का है कि सारे प्लेयर्स का मिला के है, क्योंकि सारे प्लेयर्स का मिला के होने से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फाइनली। दैट इज व्हेन इट विल बिकम अ लिटिल डेंजरस मार्केट। सो माय पॉइंट इज कि शॉर्ट का मार्केट तो एकदम भी नहीं, जो शॉर्ट करेगा वो इस मार्केट में बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बुलिश मार्केट टू बी ऑनेस्ट, अगर अपने लॉन्ग टर्म और हर टर्म टर्म चार्ट्स देखें तो। बट व्हाट इट इज अ स्लाइटली डेंजरस मार्केट टू ट्रेड इन, जहां पे आप मतलब कि होप होती है ना, जो एक ट्रेडर की होप होती है कि चलो ये तो गिरा है तो हमेशा तो बढ़ा ही है, ये बढ़ जाएगा, एक बार और बढ़ जाएगा, अपने को पोजीशन निकालने नहीं है। दैट वुड बी अ डेंजरस स्ट्रेटेजी इन दिस मार्केट, कि पोजीशंस अगर निकालने का मौका आ जाए, आपकी ली हुई है, डायरेक्शन रिवर्स ले ली, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, निकल जाओ, तो कुछ देखो मत। उसके बाद ये मत सोचो कि अरे यार पिछली बार तो निकल गया था, ऊपर आ गया था, अपने इस बार भी कर लेते हैं वो वाली, एक बार चांस ले लेते हैं। दैट इज व्हाट आई एम एडवाइजिंग अगेंस्ट। देखिए लेवल्स आर स्लाइटली डिबेटेबल, कि कौन सा लेवल पे जाके क्या कर सकता है। इतना अगर अपने को पता होता तो फिर फ्यूचर ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा अपने कमा लेते। बट द पॉइंट इज कि अभी रिस्क मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ हाई है, शॉर्ट की तरफ तो एकदम देखना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में शॉर्ट की तरफ एकदम नहीं देखना है, रिस्क अभी उठाना है स्टॉक स्पेसिफिक उठा के स्टॉप लॉसेस के साथ। और अगर निफ्टी फ्यूचर में कर रहे हैं, these levels become very important. Now my next level is 13,700 on a Nifty Gen future. ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो आप देख रहे हो मैंने लाइन ड्रॉ की अभी अभी, ये बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। अगर इसको इसके नीचे जाता है तो मार्केट के डायनामिक्स थोड़े चेंज होंगे, थोड़ी सेलिंग आएगी। अगर इसके ऊपर ठहरता है देन अगेन शॉर्ट्स के लिए कोई रूम नहीं होगा, लॉन्ग वाले इसको आगे ले जाएंगे। सो दैट इज हाउ इट विल हैपन। 14,200 इज द रेशियो लेवल, जो कि मेरे को लगता है कि आ जाएगा। अगर 850 के ऊपर क्रॉस किया, 14,200 आना चाहिए निफ्टी फ्यूचर पे। ये मुझे लग रहा है कि बिफोर फॉलिंग डाउन दिस लेवल माइट आल्सो कम इन निफ्टी। बट अगेन वो जस्ट एक एस्टिमेट है, उसके ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आपको लेना ही है पोजीशन इस मार्केट में, लॉन्ग की तरफ लीजिए, 13,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13,805 पे निफ्टी फ्यूचर है, खरीदिए। पहला रेजिस्टेंस 13,850 पे ही आपको मिल जाएगा।
वहां से क्रॉस किया तो एक बार का अपवर्ड थर्स्ट आपको मिलेगा. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव सीन. सो शुड वी मूव ऑन? यस यस प्लीज. या ओके. सो नेक्स्ट जो मैं शेयर्स दिखाने वाला था, जो इंडिविजुअल शेयर स्पेसिफिक मेरा डिस्कशन था, वो था टुवर्ड्स फार्मा सेक्टर. फार्मा सेक्टर क्यों, मैं आप लोगों को सबसे पहले फार्मा सेक्टर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है वो बताऊंगा. दिस इज द फार्मा चार्ट, वीकली चार्ट है ये फार्मा का वीकली चार्ट है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का. अगर आप लोग देखोगे सो दिस इज वन चार्ट दैट हैज डाउन ट्रेंड से अपने बाहर निकला था, और वो बहुत पहले ही निकल गया था. ये आज का नहीं है ये. दिस इज द हाईएस्ट हाई लेवल ऑफ निफ्टी फार्मा. अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे सो ये एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था राइट फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स. दैट इज व्हेन ये गिरना शुरू हुआ. ये पूरे डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर से आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लग गया. सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ इसको ले गई. सो स्ट्रक्चरली अगर आप फार्मा एज एन इंडेक्स देखोगे, इट इज एन स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड. अभी इमीडिएट लेवल पे आप अगर देखोगे 12,500 लास्ट हाई था जिसको इसने क्रॉस किया. तो व्हाइल द मार्केट वाज वॉलेटाइल, ये 12,000, ये वीकली में, ये सारे वीकली बार्स हैं, ये वीकली बार्स में भी नीचे नहीं गया. जो जिस मार्केट में अपने लोग किसी तरह से सस्टेन किए थे लास्ट वीक, वहां पे भी नीचे नहीं गया. इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट सेक्टर अलोंग विथ आईटी जो ऊपर की तरफ निकला. सो दैट शोज अ लॉट ऑफ बुलिशनेस ऑन द इंडेक्स फ्रंट. अब मैं एक एक करके स्टॉक पे आऊंगा और उनके स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा. पहला मैं डिस्कस करूंगा सन फार्मा. सन फार्मा एकदम मिरर करता है निफ्टी फार्मा को, बट विथ अ लिटिल बिट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. ये अभी नया नया पैटर्न निकल रहा है. निफ्टी फार्मा थोड़ा ऊपर दूसरे शेयरों के बेसिस पे ऑलरेडी चला गया है. ये शेयर ऐसा है जो अब अपना पैटर्न चेंज करके बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे अपने को बहुत ही मल्टीप्लायर रिटर्न मिल सकते हैं. ये देखिए, ये अभी अभी अगर आप ये पूरी लाइन देखोगे, ये लास्ट समझ लीजिए 2020 की जुलाई से ये इस पैटर्न से बाहर निकला है. सारी निफ्टी एवरेजेस, जितनी भी निफ्टी बोल रहा हूँ, सारी मूविंग एवरेजेस जो है ऊपर की तरफ निकल ली है. एंड 590 के आसपास ये लास्ट जो अभी लो बनाई थी या हाई बनाई थी, उसको भी क्रॉस करके इसने डेली पे क्लोजिंग दी है. अगर आप डेली की इसकी देखोगे, इसने जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है. ऑल्दो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं है. वॉल्यूम्स अभी ज्यादा होगी भी नहीं. दिसंबर का ये जो लास्ट का होता है उसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं होती. बट दिस इज व्हाट दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. ये स्ट्रक्चर जो होता है वो मेरे को बहुत पसंद है. वो इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं होता, तो रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत दिन के गायब रहते हैं. और ये जब स्टॉक्स मूव करते हैं, आप पुराने एग्जांपल्स भी उठा के देखोगे, बहुत तेज मूव करती है. मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज समथिंग जो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. अगर ये यहाँ पे अपने लोग एक पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से भी रख सकते हैं, और इसको अभी ट्रेडिंग के लिए भी, जैसे मैं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग में लेके ट्रेडिंग करता रहता हूँ इनमें. तो अगर बाई चांस कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल जाता हूँ, और नहीं तो इसको कैरी करता चला जाता हूँ. सो 680-700 सीम्स टू बी द इमीडिएट टारगेट. लॉन्ग टर्म में आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 1000 भी चला जाता है. तो दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट बुल मार्केट का कैंडिडेट. हाँ विशाल भाई, इसी का एक और शेयर है स्पार्क. हाँ, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च. उसका भी खोल लेते हैं चार्ट. हाँ एक बार प्लीज. इसका भी मैंने चार्ट देखा था. इस पे मेरी एक क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से मैं इस पे अभी तक एंटर नहीं कर रहा हूँ. मैं बताऊंगा आपको क्यों. देखिए, स्पार्क इज ऑल्सो समथिंग दैट इंटरेस्टेड मी. मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं. एक होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है साइडवेज. तो हमेशा स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में होता है तो वो स्लोपिंग डाउन, वो डाउन स्लोप बनाता है आपकी, जो कि ये बना चुका है. ये देखिए, स्लोपिंग डाउन था, ये पूरा डाउन ट्रेंड है. उसके बाद ये देखिए, ये साइडवेज ट्रेंड है जो एकदम फ्लैट चलता है, एक रेक्टेंगल के हिसाब से बनता जाता है स्ट्रक्चर. ये आपका हो गया साइडवेज ट्रेंड. अब इसको एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा जो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएगा. वो अभी तक इसने पकड़ना शुरू किया नहीं है. वो जिस दिन ये पकड़ना शुरू कर देगा, वो ऑब्वियसली 20-30% वो रैली कर जाएगा. तब तक ये मेरी, मतलब कि मेरी स्टाइल है, मैं अपनी स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूँ. अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं. ये डाउन चला गया है, साइडवेज इसने कंसोलिडेट कर लिया है. अभी एक अपवर्ड थर्स्ट आना बाकी है. तो ये 220-230 जब क्रॉस कर लेगा ना, तब जाके मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, हाँ ये अपवर्ड ट्रेंड के लिए तैयार हो गया है. अभी तक मुझे लगता है ये अपवर्ड ट्रेंड, इसमें ट्रेडर्स उस तरह से आए नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सके. दैट इज व्हाट माय इंडिविजुअल ओपिनियन इज. ऑफ कोर्स द चार्ट इज सो फार गुड, इट इज गेनिंग स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम है. देखिए, अपनी कैपिटल लिमिटेड है, अपने को ऐसे शेयरों में रहना पड़ेगा जो
अभी निकल जाएंगे, थोड़े दिनों में निकल जाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी जिनमें बन चुकी है। जो अभी फॉर्मेशंस बन रहे हैं उनको हम टाइम देते हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, फिर उसमें एंटर करते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं फेज 3 ऑफ द बुल मार्केट। उस फेज 3 को कैप्चर करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि फेज 3 आपका लंबा बुल मार्केट होता है जो उसको कैप्चर कर लेता है पूरी मूव को। उसमें आपकी 60 to 70% ऑफ द मूव जो एक शेयर करता है एक अप ट्रेंड में, वो कैप्चर हो जाती है। नीचे की 20-30% मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, बिकॉज वो ऐसा टाइम है जहां पे टाइम बूथ लेता है एक शेयर। सो स्पार्क ऑल्सो कॉट माई अटेंशन, बट स्टिल इट इज येट टू मूव आउट ऑफ दैट स्ट्रक्चर जहां पे वो अप ट्रेंड पकड़ ले। मैं एक हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, मैं हाँ नहीं विशाल भाई, ऐसे ऐसे टाइम पे ना जो ऐसे चार्ट फॉर्मेशंस होते हैं, मैं एक स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ ओके और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं आजकल जीरो ब्रोकरेज हमें ऑफर कर रहे हैं। राइट राइट, डिलीवरी पे कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं स्पार्क की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को स्पार्क उठाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 200 शेयर उठाने हैं, सो व्हाट आई डू कि ये कंसोलिडेशन फेज में है अभी, और मेरा मानना है कि अगले मतलब 3-4 हफ्ते या 1 महीना 1.5 महीने ऐसे चलेगा। सो व्हाट आई डू, मैं इसके 2-2 शेयर 5-5 शेयर करके रोज बाय करूंगा। राइट। सो वो ओवर अ एसआईपी पीरियड ऑफ फॉर्म हो गया 30, आपका। हाँ एसआईपी फॉर्म में, तो मेरे पास में जैसे ही वो 100 शेयर हो जाएंगे, और बाकी के जो 100 मुझे उठाने हैं वो तब मैं बाय करूंगा जब वो ब्रेकआउट दिखाई देगा मुझे। राइट। मैं एक देखिए वो एग्जांपल बता रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने कोई आपको कहा कि ये स्ट्रेटजी है। हाँ जी, राइट, हाँ जी इसीलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। मेरी जी। स्ट्रैटेजी, देखिए मैं मार्क मिनर्विनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। वो अच्छा वो बहुत बड़े ट्रेडर थे, तो मैं उनकी बुक को मतलब मोर और लेस समझ लीजिए रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। तो उनकी स्ट्रैटेजी, मैंने उनकी स्ट्रैटेजी से समझ लीजिए इस स्ट्रैटेजी को कॉपी किया है। तो अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ कि पहले एक मार्क बुल ट्रेंड का मेरे को एक सिग्नल मिल जाए, उसके बाद मैं उसमें घुसता हूँ और शुरू के 20-30% छोड़ देता हूँ। तो जो आप बोल रहे हो दैट ऑल्सो आई अग्री टू दैट, अगर मेरे को फॉर्मेशन सही लग रहा है तो मैं साइडवेज ट्रेंड में पहले ही कैप्चर कर लूँ थोड़ा धीरे धीरे करके, सो दैट ज्यादा कैपिटल भी कमिट नहीं करूँ, और फिर जब ब्रेकआउट देके कंफर्म कर दे तो मैं अपनी पूरी इंटेंडेड कैपिटल का मैक्सिमम पोर्शन उसमें डाल दूँ। राइट 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 राइट, कंप्लीटली एग्री। देखिए हर आदमी का अपना अपना तरीका होगा करने का। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि समझिए सबका, लेकिन करिए अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए। सो इफ आई personally get into this share and do the analysis, right now I won't be buying it. I might be buying it on the first breakout जो इस चार्ट के ऊपर समझ लीजिए 210 220 के ऊपर होगा, तब मैं शायद खरीदूंगा। और जैसे आपने बोला आप वो स्ट्रेटेजी भी रख सकते हो, बट फिर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा जो ये कंसोलिडेशन रेक्टेंगल जो बना है उसके नीचे जाने से आपको वो सारे शेयर्स छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि देन इट मींस कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो राइट नहीं हुई। राइट राइट, थैंक यू। सेकंड शेयर जो मैं डिस्कस करूंगा अगेन ल्यूपिन, वो मैंने पहले भी दिया था, वापस मैंने स्टॉप लॉस में निकाल दिया, वापस मैं इसमें इंटरेस्टेड हो रहा हूं बिकॉज अगेन अगर आप देखोगे सेम थिंग जो मैंने वीकली चार्ट में पहले भी एक्सप्लेन की थी, सन फार्मा के लिए डाउन ट्रेंड, पूरा साइडवेज ट्रेंड, और फिर ये अप ट्रेंड की स्टार्टिंग। ये जो स्पार्क में मैंने कहा था, स्पार्क कहीं यहाँ पे है, जो आपका स्पार्क शेयर था वो कहीं यहाँ पे है, वेयरएज लुपिन यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी अप ट्रेंड के पूरे सिग्नल्स दे चुका है, आगे निकलने को तैयार है। अगेन वेरी ब्लू चिप काइंड ऑफ शेयर जो गलत साइकिल में एक तरह से फंस गया था, बट इट सीम्स कि इट इज मेकिंग अ कमबैक। और ये शेयर आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 1500 भी चला जाता है तो, बट हाँ ऑब्वियसली मीडियम टर्म में जाएगा, हाथों हाथ नहीं जाएगा। सो अगेन माय स्ट्रेटेजी वुड बी सेम ऑन दिस, मैं खरीदूंगा। अभी तो नियर टर्म स्टॉप लॉस ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो मुझे वापस निकलना पड़ेगा एक बार का, लेकिन दिस इज समथिंग आई वुड बी एब्सोल्युटली बुलिश ऑन। ये मेरे को लगता है ये इसमें भी मल्टी बैगर के चांसेस है, या एटलीस्ट 1500 के चांसेस मुझे इसमें काफी हद तक लग रहे हैं, बिकॉज ये एरिया पूरी जो ये वाली एरिया है पूरी खाली पड़ी है, जब निकलेगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, जैसे LNT में हुआ था। थर्ड शेयर जो अगेन फार्मा शेयर में मैं डिस्कस करना सर ये लुपिन में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 922 या 922 फॉर पोजिशनल ट्रेड्स, 922 ताकि थोड़ा रूम मिल जाए वॉलेटिलिटी के लिए, और मतलब आप लंबे टाइम तक इसमें रह सको। 922 के नीचे जाने से एक बार के लिए निकल जाओ टू बी सेफ, बट दिस इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि अगर निफ्टी स्टेबल रही ना तो ये नीचे जाएगा नहीं, ऐसा लगता है। थर्ड शेयर जो डिस्कस करना चाहूंगा सिप्ला, जेनेरिक कंपनी। सिप्ला का चार्ट अगर आप देखोगे, ये वीकली चार्ट वापस दिखा रहा हूं आपको, सिप्ला का चार्ट ये सबसे पहले अपने जो लॉन्ग टर्म
जो इसकी एकदम हाईएस्ट थी 743, गलत, सॉरी 743 या 745, इसको सबसे पहले इसने क्रॉस किया, सबसे पहले वीकली चार्ट पे इसको क्रॉस किया। अब ये वहां से कंसोलिडेट किया कुछ दिन तक वीकली चार्ट्स पे कंसोलिडेट करके अब ये ऑल टाइम हाईज को हिट कर चुका है। नाउ दिस इज वन शेयर, अगेन इट कैन डू वंडर्स, ये बहुत आगे जा सकता है सिप्ला, जो कि यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तब आपको कंसोलिडेशन समझ में आएगा। ये पूरा कंसोलिडेट किया है और ये बाहर की तरफ निकला है। ऐसे शेयर पे रिस्क लेना बनता है, बिकॉज अगर 800 का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको अच्छे ट्रेडिंग रिटर्न्स दे सकता है। एमएससीडी अगर आप देखोगे बहुत ही पॉजिटिव, एकदम राउंडेड होके बाहर निकली है। और वॉल्यूम्स अभी देखना ज्यादा सही नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम्स इस टाइम पे कमी होती है, तो ब्रेकआउट वाले वॉल्यूम्स तो यहाँ नहीं दिखाई देंगे। बट अगेन दिस इज अ गुड शेयर टू बी इन फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एटलीस्ट। और अगर उसके आगे जाता है आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइए, जितना आगे जाएगा चलता जाएगा। हम लोग जितने दिन इसको ट्रेड कर पाएंगे हम लोग करेंगे। सिप्ला इज अनदर काउंटर विच इज लुकिंग वेरी गुड। अगेन एक और शेयर जो मेरा पहले भी रहा हुआ है, औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, वीकली में ज्यादा अच्छा है, डेली में अभी थोड़ा ये मोमेंटम बना रहा है। मैं कल एंटर नहीं करूंगा, इसको बाद में एंटर करूंगा। इसका अगर आप देखोगे अगेन वीकली पैटर्न, तो आज तक की हाई इसकी 900 के आसपास ही रही है, और ये उसी के आसपास जो है एक बार का थोड़ा सा हिकअप्स दे रहा है, और इसके बाहर जब निकलेगा तो इसमें वापस कोई शॉर्ट्स नहीं बचेंगे, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आएगी, तो भागेगा ये शेयर, फिर उसके बाद भागना चाहिए। दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। सो इट कैन गिव अ वेरी गुड कंपाउंडेड रिटर्न ऑन कैपिटल, आपको अच्छी रिटर्न इसमें मिल सकती है। ये 900 समझ लीजिए, इसके बहुत बार इसके क्रॉस हुए, मतलब कि क्रॉस तो नहीं हुआ, मतलब वहां पे बहुत बार ये हिट किया। 2015 के बीच में किया, 16 के बीच में किया, कुछ अटेम्प्ट्स किए, नहीं कर पाया, वापस इस बार अटेम्प्ट किया, वापस थोड़े दिन नीचे आया है, वापस जा रहा है। ये बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स जब होती है एक चार्ट में नियर टर्म में, जब एक मतलब समझ लीजिए 2-3 मंथ्स के गैप में 2 बार अगर अटेम्प्ट किया है, प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट करेगा। और फार्मा सेक्टर अभी तो बुलिश है पूरा का पूरा ही, मतलब सेक्टर ही, तो वहां पे इसको सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस शेयर एज वेल। सो ये 3-4 शेयर, और एरिस लाइफ साइंसेज मेरी ऑलरेडी पोजीशन है उसमें, पिछले वीक भी मैंने कहा था। एरिस लाइफ साइंसेज ने अपने जो ट्रायंगल पैटर्न है उससे वो बाहर भी निकल गए हैं। ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकल के अगेन अपसाइड इसकी 700 के आसपास की तो बनती है, और अगर अपना स्टॉप लॉस ही हिट नहीं करते तो 700 के आसपास की बनती है। सेकेंडली इसके लिए जो सबसे बड़ी फेवर में चीज है वो ये कि ये 2018 का ही एंट्रेंट, 2017 का ही एंट्रेंट है, तो इसकी कोई ज्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री बनी नहीं है। सो नाउ इफ देयर इज समथिंग अबाउट इट जो कि मार्केट को, पूरे मार्केट को पता नहीं है, कुछ लोगों को ही पता है, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पता नहीं है कितना आगे चला जाए, इसमें क्या क्या स्टोरीज बाद में आ जाए। ऑब्वियसली मार्केट में स्टोरीज बाद में आती है, पहले एचएनआई उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज अनदर शेयर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन। तो अगर मैं कल अपनी स्ट्रेटेजी देखूं, I would be very bullish on pharma shares. I would be going out buying Cipla, buying Lupin. औरोबिंदो फार्मा आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं बाई करूंगा क्या अभी, क्योंकि डेली चार्ट में अभी मोमेंटम बनना बाकी है। एरिस लाइफ साइंसेज में ऑलरेडी मेरी पोजीशंस है। सो दीज आर 3-4 काउंटर्स जिसपे मैं ट्रेड करूंगा। ट्रेडिंग को मैं सिंपल रखूंगा। सिप्ला अपने ऑल टाइम हाई को जस्ट हिट किया है, ऑल टाइम हाई पे है, 800 का स्टॉप लॉस लगाओ, उतनी रिस्क लो, 30 रुपीज की रिस्क है, आगे बढ़ जाओ। ल्यूपिन में 970 है, 50 रुपीज की मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, उन काउंटर्स को मैं खरीद रहा हूँ। अगर मुझे लॉस हुआ, मेरी पोजीशन साइजिंग में वैसे ही रखूंगा कि मुझे लॉस हुआ, कुछ मेरे पोर्टफोलियो का परसेंटेज मुझे लॉस हो जाएगा, बट मैंने जो बाकी पैसा जो अभी तक बनाया है दैट विल कम टू यूज, बिकॉज वो थोड़े प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। बट मैं रिस्क यहाँ पे, मैं अगर रिस्क उठा रहा हूँ, मुझे सामने सामने दिख रहा है रिवॉर्ड का रूम बहुत ज्यादा है, बिकॉज आगे रेजिस्टेंसेस नहीं है, आगे एकदम ऑल टाइम हाईज ये शेयर्स हिट कर रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड काउंटर टू बी ऑनेस्ट। सो फार्मा में मुझे एक सेक्टोरल वो मिल रहा है, और मैं इसमें अभी लॉन्ग जाऊंगा। सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस फार्मा सेक्टर्स विद ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, थैंक यू। विशाल भाई, इंश्योरेंस सेक्टर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, शायद आप एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मेरी अच्छी बड़ी पोजीशंस हैं उसके अंदर, और मैंने जो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा मेरे पे बाय है। मैंने एचडीएफसी एएमसी लास्ट आपसे बात करने के बाद थोड़ा सा ऐड किया है, और उसके बाद एकदम उसने मूव ले लिया है ऑलरेडी। तो ये 3 शेयर में जरूर जानना चाहूंगा। राइट, जैसे मैंने स्पार्क में आपसे डिस्कस किया था कि मैंने
कंसोलिडेशन फेज के अंदर उठाए हैं स्टॉक्स, ऐसे मैंने उठा लिए, अगर इनमें ब्रेकआउट लग रहा है आपको तो क्या मैं एक बड़ी पोजीशन मार्क कर सकता हूँ? ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एचडीएफसी लाइफ इज समथिंग जो कि मैं मेरे मतलब कि अगर पहले के आप वीडियो देखोगे तो मैंने एचडीएफसी लाइफ एक टाइम में पोजीशन ली थी, मैंने ली थी 580-90 के आसपास, मैंने 650-660 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था एचडीएफसी लाइफ में। एचडीएफसी लाइफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है। ये शेयर बहुत ही मतलब वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे इट्स अ वेरी गुड शेयर टू बी इन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आराम से इसमें बना के रख सकते हो टिल इट ब्रेक्स 590। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ इसलिए ये डीप बता रहा हूँ आपको। 590 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग विनर ऑल द वे। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा पैटर्न है। खाली जो होता है कि एक बार ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके अपने वो जो बाउंड्री है ब्रेकआउट की वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, वही इसने किया है। ऑलरेडी वापस ऊपर की तरफ मूव देना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म में किसी को होल्ड करना, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, दिस इज अ शेयर टू बी इन। अगेन पिछले ही दिनों का ये वो है, क्या बोलते हैं, ये कुछ दिनों पहले का ही आईपीओ है, ज्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे आईपीओ के बाद से इसने बहुत अच्छा ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, और ये शो करता है कि इसमें एक बहुत ही मतलब कि एचएनआई लोग इसको बहुत आगे का देख रहे हैं। सो दिस माइट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर इन योर पोर्टफोलियो। यू कैन डेफिनेटली ओन इट ड्यू टू सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। आई कैन नॉट ओन दिस शेयर, दैट इज वाई ये मेरे पास नहीं है। अदरवाइज अगर मैं ओन कर सकता, मैं इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करता एचडीएफसी लाइफ को। ठीक है, आईसीआईसीआई लाइफ जो है वो भी मेरा रिकमेंडेशन रहा है, एक मिनट, आईसीआईसीआई वो भी मेरा रिकमेंडेशन रहा है 440 लेवल्स। इसने ब्रेकआउट दिया है, इसमें मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो अगर आप देखोगे इसका फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस 520 530 पे मिलेगी, वो क्रॉस करना थोड़ा जरूरी है। अगर इसका फॉर्मेशन देखोगे तो ये 440 के आसपास से, जब यहाँ पे कहीं पे मैंने रिकमेंडेशन दिया था, यहाँ पे कहीं पे जब ये यहाँ से ब्रेक दिया था, ये उसके बाद एक बार गिरा था बट वापस ये रिकवर कर गया है। इसको जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये लेवल है, वहां पे ये अगर सस्टेन कर जाता है रफली 535, इसको ये ब्रेक दे देता है, तो मैं इसमें एक बड़ी कैपिटल डालने के लिए तैयार रहूंगा। बिकॉज अगेन इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो सेक्टरली बुलिश, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज भी देखोगे वहां पे भी बुलिश साइंस आए हैं, वहां पे भी सेक्टर्स मूव कर मतलब शेयर्स मूव कर रहे हैं। और 530 इज द लास्ट लेवल जो मैं बोलूंगा जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये काउंटर बहुत तेज मोमेंटम पकड़ेगा, वहां पे थोड़ी सप्लाई आ सकती है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा उसको क्रॉस करने में टाइम लेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे, पर अगेन इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड बी लॉन्ग ऑन दिस। आई एम ऑलरेडी लॉन्ग ऑन दिस। ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, जो जिसको मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पहले से है, आईपीओ के टाइम से। बट राइट नाउ इवन इट इज लुकिंग लाइक कि ट्रेडिंग पोजीशंस 530 के बाद मैं इसमें बना सकता हूँ। थैंक यू। एक एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एमसी, ये आई थिंक पिछले बार ब्रेकआउट पे था, उसके बाद मैंने इसको फॉलो नहीं किया। ओके, सो देखिए वो पिछले बार भी अपने लोगों ने जब डिस्कस किया था कि यहाँ कहीं पे भी था, ऑलरेडी ब्रेकआउट पे था, एक दिन का झटका लगा इसको, उसके बाद ये वापस रिकवर करके ऑल टाइम हाई पे, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा बट लास्ट फ्यू वीक्स के हाई पे चला गया है। अगेन अ वेरी बुलिश साइन अगर आप देखोगे। सो दिस इज द एरिया जो इसको क्रॉस करनी थी, इसने क्रॉस कर ली, वहां कंसोलिडेट भी कर लिया, आगे बढ़ गया। नाउ द रेजिस्टेंस वुड बी रफली अराउंड 3381। तो अगर मैं देखिए शॉर्ट टर्म पोजीशंस पे अगर इस पे काम करता 3380 पे मैं एक बार निकल जाता। बट डिपेंड करता है, सबका अपना टाइम फ्रेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसमें काम करना चाहते हो, देन स्टॉप लॉसेस को ट्रेलिंग में आप बढ़ाते जाओ। आई वुड बी एग्जिटिंग रफली नियर ईयर अगर ये मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है, क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशन वो है जिसको मुझे बीच बीच में कैपिटल को खाली करना है और नए शेयर्स में डिप्लॉय करना है। बट 3300 400 आपको मिल जाने चाहिए अगर मार्केट स्टेबल रहा। मार्केट स्टेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सारे व्यूज निगेट हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस हिट कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक विद दैट एक बार आई वुड लाइक कुश टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज कुश वाज विलिंग टू हैव अ डिस्कशन अराउंड पोजीशन साइजिंग। तो देखिए स्टॉक तो अपने लोग बहुत सारे बना लेंगे कि ये स्टॉक भी लेना चाहिए, वो स्टॉक लेना चाहिए, बहुत सारे पैटर्न्स निकल जाएंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 5-6 शेयर्स ऑलरेडी। बट पोजीशन साइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मतलब कि एक ट्रेडर को स्पेशली फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज योर रिटर्न्स वुड बी इरेटिक ओवर टाइम। और इवन फ्यूचर ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं, फॉर देम दिस माइट बी अ वेरी रेलेवेंट डिस्कशन, बिकॉज दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस यू माइट बी मेकिंग
inconsistent profits and losses. So Kush, over to you. Thanks, Vishal. So just before I begin, this is just a food for thought for everybody present here. कि जब आप अभी जैसे ये डिस्कशन किया कि कल से लूप इन लेना है या लेना है, what is the quantity you think you're going to buy? Stop losses है अपने पास, हमने ऊपर के टारगेट्स एक एस्टिमेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिस्कस करे. But when it comes to market opening and a level you are wanting to enter at, कितनी quantity shares लेंगे? अब वो FNO में करेंगे, options through करेंगे, equity में pure cash delivery करेंगे. So these are the things ultimately which comes down to execution, and to each its own. But I just want to introduce a concept of position sizing, giving certain view of how do you manage that. I don't know आप लोगों में से कोई करता है नहीं करता है, but and everybody has their own unique ways of doing it. Mine may be different, yours may be different, but I'll just introduce the concept, and then you can work on the numbers and figure it out what suits you. So let's imagine that आपके पास ₹1,00,000 का कैपिटल है और आप मार्केट में आना चाहते हो. So आप probably let's say as an example एक ही ट्रेड करना है अभी और ₹1,00,000 का माल लेना है. Now what will be on one trade your acceptable loss? ये हर एक का अलग अलग होता है, सबके अपने रिस्क एपेटाइट पे होता है. इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बार was focusing on, I focus on कि what is your appetite and therefore you decide a certain level. अभी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जनरल थंब इज कि आप 1% या 2% से ज्यादा कैपिटल लॉस अपने एक पोजीशन पे नहीं लोगे. सो लेट्स कंसीडर 1% as a minimal or acceptable level of loss in one position that you take. Right. Are you all with me so far? Yeah. Yes, very much. Okay. Now 1% of 1 lakh is 1,000 रुपया. ठीक है. अब let's say a stock is trading at 100 rupees और हमने जब एनालिसिस किया तो उसकी स्टॉप लॉस आती है 95 एंड टारगेट आता है ओपन कोई भी एक 110 120 पकड़ लीजिए. अब ये पोजीशन में एंटर करने का सबसे फर्स्ट आउटकम इज द रिस्क ऑफ ₹5 दैट यू आर विलिंग टू टेक. अगर आप कैपिटल 1,00,000 रुपया है और आपको एक पोजीशन में 1% से ज्यादा लॉस नहीं करना है विच इज 1,000 rupees, तो with the stock price at 100 and the stop loss at 95, which is 5 rupees, what is the quantity that you will buy? 1,000 divided by 5. 200 share, बराबर? 200 share, right. So this is what we mean by position sizing. कि आप एक estimate या stop loss के basis पे एक दिमाग में रखिए कि आपकी acceptable level of loss in one position कितनी होनी चाहिए based on your capital, based on your risk appetite, and only enter that much quantity into that position so that you are able to manage your trade well. Right. So that is one concept. अब इसके ऊपर, so is this clear so far? Yeah. कि कैसे quantity derive करनी चाहिए? Perfect. अभी तो ये तो रिस्क हो गया. अभी रिवॉर्ड क्या? What is the percentage play of a risk reward ratio that we are thinking about? And again, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, but just to manage money better, let's say आप 1% के रिस्क पे you want a return of probably a ratio of say 1:2 या 1:2.5, अपने हिसाब से सब करते हैं. Let's right now stick with a calculation of 1:2. यही सेम करते हैं. एग्जाम्पल इन माइंड दैट 100 रुपीज की प्राइस है, ₹5 का स्टॉप लॉस है, तो आपकी 1:2 के हिसाब से टारगेट क्या होनी चाहिए? ₹110. राइट. नाउ इमेजिन सर आप एक कैपिटल के साथ आप 10 ट्रेड्स करते हो एंड यू एंड मी आर नॉट नॉलेजेबल एट ऑल, यू नो, वी एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट प्लीज अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन. राइट. कि
जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड्स और टेल्स के 50-50% चांसेस होते हैं, राइट। तो अगर आप 50% भी अगर सक्सेसफुल रहेंगे आपके 10 ट्रेड्स में से, तो 5 ट्रेड 50 रुपया कमाएंगे, राइट। एंड 25 रुपए आप खोएंगे अगर 95 का स्टॉप लॉस है तो, राइट। टिल नेट रिजल्ट विल बी अ 25 रुपीज प्रॉफिट विच इज योर कैपिटल अप्रिसिएशन। ट्रू। सो ये एक रेशियो हमेशा बैठा के 1:2, 1:1, 1:1.5, 1:2.5 ट्रेडिंग फॉर्मेट में ये हमेशा आपके दिमाग में जरूरी होना चाहिए। कोई भी एफएनओ पोजीशन पकड़ लो आप, ऑप्शन पोजीशन पकड़ लो आप, अगर कैश में कर रहे हो तो कैपिटल मैनेज करने के लिए पकड़ लो, बट माय रिक्वेस्ट इज दैट this is what you should deploy to ensure that rather than playing a 20-20 in the stock market, you play and prepare yourself for a test match. Ekdam true question. I think very well explained, to be honest. और मतलब this is a very simple but the most important part of the trading, because maximum time जो erratic results पहले मैं जो शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में दे रहा था, कुछ मैं जब ये फॉलो नहीं, आप जो करते, आप जो आपने बताया मोर और लेस मैं वही फॉलो करता हूँ विद सम मॉडिफिकेशंस। वो जब मैं फॉलो नहीं करता था मेरे रिजल्ट्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट थे, प्रॉफिट हुआ फिर नुकसान हो जाता था, फिर वापस प्रॉफिट हुआ, एंड once I started following religiously this kind of concept for myself, I think my trading results have seen dramatic results, to be honest, dramatically improve हो गए। and what I feel is this is the first thing that a trader should do. आप टिप्स लो, चाहे खुद की एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करो, बट अगर आपने ये पार्ट सॉर्ट आउट कर लिया है, यू विल बी अ विनर। जैसे कुछ ने बताया कि आप रॉन्ग हो सकते हो 5 टाइम, रॉन्ग राइट 5 टाइम, बट स्टिल यू आर अ विनर, राइट? Very well explained, to be honest, and I'm not sure how many of us do this, but this is the most important part of trading, the money management. और एक और चीज है, just to add विशाल भाई, you are a hardcore trader, अगर आपकी उस दिन की लिमिट लॉस में खत्म हो जाती है तो प्लीज अपने आप को शट डाउन करिए, एंजॉय एजुकेशनल एक्टिविटीज, प्लीज डोंट परस्यू फर्दर ट्रेड्स। एकदम रिवेंज ट्रेड जिसको बोलते हैं, हाँ, कि बस आज तो मार्केट में इतना नुकसान हुआ, मैं प्रॉफिट करके निकाल के दूंगा, इसमें वैसा होता नहीं है कभी भी। जिस दिन गलत पड़ता है उस दिन गलत पड़ते चला जाता है, राइट? एकदम सही बात है। सो आई थिंक स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए ट्रेडिंग भी एज अ बिजनेस है, लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये साइड वाली जितनी भी चीजें हैं वो भी सीखें, जो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस। एनालिसिस ओनली वन पार्ट ऑफ इट, वो स्टॉक आइडेंटिफाई करके आपको देगा कि कहाँ पे आपकी कैपिटल क्विकली मूव कर जाएगी, लेकिन वो आपको प्रॉफिट या नुकसान से नहीं बचा सकता है। कुछ टॉक्ड अबाउट 50-50% आई मीन विन रेशियो, कि 50% सही है 50% गलत है। टू बी ऑनेस्ट, अच्छे से अच्छे एनालिस्ट का ये रेशियो 65% से ज्यादा नहीं होता। आप 65% से ज्यादा राइट बहुत कम ओकेजन्स पे होते हो। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी अगर मैं 10 रिकमेंडेशंस देता हूँ जो मैं काफी सेफ होके देता हूँ, जबकि तो भी उनमें से 3 तो पक्की ही नुकसान में जाती ही है। ये ऐसा सबके साथ होता होगा। कोई भी बोलता है 90% एक्यूरेसी, वो शायद झूठी बोलता होगा, एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा लगता है। तो I think this risk management is what ultimately wins you the market, I feel so.